गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रेमचंद द्वारा रचित बोध कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है। यह प्रेरणादायक कहानी सामाजिक मूल्यों और मानव व्यवहार पर आधारित है। पंडित चंद्रधर बहुत ही परिश्रम से अपना अध्यापन कार्य करते थे। पंडित चंद्रधर एक स्कूल के अध्यापक थे जो बहुत ही परिश्रम से अपना अध्यापन का कार्य करते थे। दरोगा और मुंशी जी अपने स्वार्थ के लिए लोगों से पैसा वसूलते थे। जो व्यक्ति दूसरों के सुख दुख का ध्यान नहीं रखता वह सम्मान नहीं पाता। एक कहानी में हम लोग यही देखेंगे कि जो व्यक्ति दूसरों के सुख दुख को नहीं ध्यान देता है, उनके बारे में नहीं सोचता है, वो कभी सम्मान का पात्र नहीं होता है। हम जो कुछ भी दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है। पंडित चंद्रधर के शिष्य उनका खूब आदर करते हैं और मुश्किल के समय में उनके काम आते हैं। इस कहानी में भौतिक पदार्थों पर नैतिक मूल्यों की विजय दिखाई गई है। इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे भौतिक पदार्थों पर नैतिक मूल्यों की जीत हुई है। मतलब हम लोग अपनी सुख सुविधा के लिए जो चीज़ें इकट्ठा करते हैं वो उतने मायने नहीं रखती हैं जितना हम लोग दूसरों की सहायता या दूसरों को देने के लिए या दूसरों के लिए अगर कोई कार्य करते हैं। अर्थात नैतिक मूल्यों का महत्व हमारे जीवन में अधिक है और वही हमारे काम आता है। तो आइए हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। पंडित चंद्रधर एक स्कूल के अध्यापक थे। नौकरी तो कर ली पर सदा पछताया करते थे कि कहाँ आ फंसे। पंडित चंद्रधर जो थे वो एक स्कूल में अध्यापक थे। उन्होंने नौकरी कर ली लेकिन हमेशा उन्हें पछतावा रहा कि बेकार में उन्होंने ये नौकरी की, अध्यापन कार्य शुरू किया, इससे उन्हें किसी तरह का कोई विशेष लाभ नहीं है। यदि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते, आराम से जीवन व्यतीत होता। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद कहीं 15 रुपये देखने को मिलते हैं, वे भी इधर आए उधर गायब। न खाने का सुख न पहनने का आराम। पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय और रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वे थाने में हेड कांस्टेबल थे, और दूसरे मुंशी बैजनाथ, वे तहसील में सिहाए नवीस थे। सिहाए नवीस क्या होता है? सिहाए नवीस होता है माल के दफ्तर की कच्ची बही या रजिस्टर लिखने वाला। ठीक है, जो बही खाता देखता है उसे कहते हैं। दोनों आदमियों का वेतन पंडित जी से कोई अधिक न था, तब भी उनकी ज़िंदगी चैन और सुखमय से जीत थी। क्यों? पंडित जी भी 15 रुपये पाते थे, वो दोनों आदमी भी इसी तरह का वेतन पाते थे, फिर उनका जीवन इतना सुखमय क्यों था और पंडित जी को क्यों इतना दुख, खाने पहनने रहने का इतनी तकलीफ उन्हें क्यों उठानी पड़ती थी? क्यों? क्योंकि पंडित जी के जीवन में ऊपर की आमदनी नहीं थी, लेकिन इनके जीवन में थी। अर्थात ये लोग रिश्वत लेते थे। संध्या को वे कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयाँ देते। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। घर में कुर्सियाँ, मेज, गलीचे आदि थे। सारे मोहल्ले में उनकी रौब थी। उन दोनों महाशय को आते जाते देख बनिए उठकर सलाम करते। 4 पैसे की चीज़ एक में लाते। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता। पंडित जी उनके ठाट बाट देखकर कुटते और अपने भाग्य को कोसते। दोनों पंडित जी के घर कभी आटा, कभी दूध और सब्जी भेज देते। पंडित जी को दोनों के लड़के को पढ़ाना पड़ता। कभी कभी पंडित जी से कुछ कह भी देते, पर पंडित जी मन मारकर रह जाते। मतलब उनकी बात का जवाब नहीं दे पाते, उनके धौंस को सहकर रह जाते। क्यों? क्योंकि उन्हीं के कारण कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते थे। बेचारे अपमान के जहर को अमृत समझकर पी जाते। इन स्थितियों से निकलने के लिए पंडित जी ने प्रार्थना पत्र लिखे, अफसरों की खुशामदी की, पर कुछ न हुआ। अंत में हार कर बैठ गए। इतना सब होने पर भी वे ठीक समय पर जाते, देर से घर आते, मन लगाकर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे। साल में कुछ इनाम और वेतन बढ़ाने का जब भी कभी अवसर आता तो उनका विशेष ध्यान रखते। बस्ती के लोग उनसे संतुष्ट थे। लड़कों की संख्या बढ़ गई थी और पाठशाला के लड़के भी उन पर जान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्तियां तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे।
एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने परिवार सहित अयोध्या की यात्रा की सलाह की। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए कहा। पंडित जी ने मना किया। जब उन लोगों ने खर्चा देना स्वीकार किया तो पंडित जी इनकार न कर सके। बिल्लौर से रात को 1 बजे गाड़ी छूटती थी। ये लोग खा पीकर स्टेशन पर जा बैठे। जिस समय गाड़ी आई चारों ओर भगदड़ सी मच गई। गाड़ी में चढ़ने के लिए भगदड़ मच गई। हजारों यात्री जा रहे थे। इस उतावली में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब साथ थे। वे एक डिब्बे में बैठे। जगह की बड़ी कमी थी, परंतु जिस डब्बे में ठाकुर साहब बैठना चाहते थे उसमें केवल 4 यात्री थे। ठाकुर साहब ने डांट कर एक मुसाफिर को उठने के लिए कहा तो वह बोला, यह थाना नहीं, जरा जवान संभाल कर बात कीजिए। ठाकुर, तुम कौन हो जी? मुसाफिर, हम वही हैं जिन पर आपने जासूसी का अपराध लगाया था, जिनसे आप 25 रुपये लेकर टले थे। मतलब 25 रुपया घूस लिया था, तब जाके उन्हें छोड़ा था। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाका मारकर हंसा और बोला, अरे दरोगा साहब, आप ही नीचे क्यों नहीं बैठ जाते? यह थाना थोड़ी ही है कि आपके राज्य में फ़र्क पड़ जाएगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हारी सूरत भी नहीं देखी। ठाकुर साहब उससे कहते हैं। दूसरा मुसाफिर, आपने मेरी सूरत भले न देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी गांव के मेले में आपने मुझे बिना बात डंडे लगाए थे। यह कहकर उसने और भी पांव फैला लिया। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे। डरते थे कि कहीं मारपीट न हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। जी ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे डब्बे में बिठाया। इधर दोनों ने उनका सामान उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से कहने दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दे दी, क्या करते? जाकर गाड़ी में बैठ गए। उधर मुंशी बैजनाथ के पास पैर फैलाने तक की जगह न थी। उनकी तबीयत खराब हो गई थी। एक बार उल्टी हुई और पेट में मरोड़ पड़ने लगे। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह सहन किया। आगे चलकर मजबूर हो गए। ज्वर, पेट में दर्द, नसों में तनाव, कै और दस्त। एक स्टेशन पर उतर पड़े। प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई। बच्चों को लेकर उतर पड़ी। सामान उतारा, परंतु जल्दी में ट्रंक उतारना भूल गई। गाड़ी चल दी। दरोगा जी ने अपने मित्र को इस दशा में देखा तो वे भी उतर पड़े। स्टेशन मास्टर से यह हाल देखा तो समझ गया कि हैजा हो गया है। स्टेशन मास्टर को पता चल गया उनको देख करके इन्हें हैजा हो गया है। हुक्म दिया कि रोगी को अभी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर सब लोग मुंशी जी को एक पेड़ के नीचे उठा ले गए। उनकी पत्नी रोने लगी। हकीम डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा पास ही एक छोटा सा अस्पताल है। उन लोगों की जान में जान आई। किसी से यह भी मालूम हुआ कि डॉक्टर साहब बिल्लौर के रहने वाले हैं, तो उन्हें ठठास बांधा, मने हिम्मत मिली कि चलो वो भी एक ही जगह के हैं। दरोगा जी मुंशी जी को लेकर अस्पताल दौड़े। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल, कंपाउंडर था। लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। उन्हें देखकर बैजनाथ धीरे से बोले, अरे ये तो बिल्लौर के ही हैं, भला सा नाम है। तहसील में आया जाया करते हैं, क्यों वहाँ से मुझे पहचानते हो? चोखेलाल, जी हाँ, खूब पहचानता हूँ। जब मैं तहसील में लगान भरने जाता हूँ तो आप डांट कर अपना हक वसूल कर लेते हैं। ना दूँ तो शाम तक खड़ा रहना पड़े। तब मेरी फीस के 10 रुपये निकालिए और दवा लेकर चलते बनिए। तो कहता है कि अब मेरी फ़ीस के 10 रुपये दीजिए, मैंने आपको देखा है, दवा लीजिए और यहाँ से चले जाइए। दरोगा जी, 10 रुपये? चोखेलाल, जी हाँ, और यहाँ ठहरना चाहें तो 10 रुपये रोज के लगेंगे। दरोगा जी ने बैजनाथ की स्त्री से रुपये मांगे, तब उन्हें बक्से की याद आई। वह तो गाड़ी में ही छूट गई है। जो ट्रंक वो उतारना भूल गई थी, जो गाड़ी में छूट गई थी, उसी में पैसे थे। छाती पीटने लगी। दरोगा जी के पास भी अधिक रुपए नहीं थे। किसी तरह 10 रुपये निकालकर चोखेलाल को दे दिया। उन्होंने दवा दी। दिन भर में कुछ फ़ायदा न हुआ। रात को दशा संभली। दूसरे दिन फिर दवा के लिए मुंशियाइन का एक गहना बाजार में बेचा गया। शाम तक मुंशी जी की हालत सुधरी। तब रात को वो लोग गाड़ी पकड़े। मतलब रात में वो लोग गाड़ी में बैठे। अयोध्या पहुंचकर कहीं ठहरने की जगह न मिली। एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए गए। इतने में बूंद गिरने लगी, बिजली चमकने लगी, बच्चे रोने लगे। सब परेशान थे कि कहाँ जाएं। अचानक एक मनुष्य नदी की तरफ से लालटेन लिए आता हुआ दिखाई पड़ा।
पंडित जी ने पास जाकर पूछा, क्यों भाई साहब, यहाँ कहीं यात्रियों के ठहरने के लिए जगह मिलेगी? उसने पंडित जी को ध्यान से देखा, झुककर पैर छूता हुआ बोला, गुरुजी आपने पहचाना नहीं, मैं कृपाशंकर, आपका पुराना शिष्य। पंडित जी की स्मृति जागी, बोले, ओह तुम कृपाशंकर हो, तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के रहे होगे। कृपाशंकर, जी हाँ, 9वां साल था। मैंने वहाँ से आकर इंटर पास किया, अब यहाँ सरकारी नौकरी में हूँ। कहिए, आप तो अच्छी तरह से हैं, सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो गए। ठहरने की जगह की चिंता न कीजिए, घर चलिए। पंडित जी, नहीं, मेरे साथ दरोगा जी और सिहान नवीश साहब और उनके बाल बच्चे भी हैं। कृपाशंकर, गुरुजी आपके साथ ले चलिए, सबको अपने साथ आप लेकर चलिए। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है, आराम से 2-4 दिन ठहरिए। मेरे परम सौभाग्य कि आपकी सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। कृपाशंकर ने कई कुली बुलाए, सामान उठवाया और सबको अपने साथ मकान लेकर चले गए। साफ सुथरा घर था। नौकर ने झटपट चारपाई बिछा दी। घर में पूरियां पकने लगी। कृपाशंकर हाथ बांधे सेवक की भांति दौड़ता रहा। उसकी सेवा ने सबको मुग्ध कर दिया और सब लोग खा पीकर सोए, किंतु पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। पंडित जी ने आज शिक्षक का गौरव समझा, उन्हें आज इस पद की महानता ज्ञात हुई। ये लोग 3 दिन अयोध्या रहे, इसके किसी बात का कोई कष्ट नहीं हुआ। कृपाशंकर ने स्वयं उनके साथ जाकर प्रत्येक धाम के दर्शन कराए। तीसरे दिन सब चलने लगे, तब वह स्टेशन तक पहुंचाने आया। गाड़ी ने सीटी दी तो उसने सजल नेत्रों से पंडित जी के चरण छुए और कहा, इस सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया। उन्होंने फिर कभी किसी दूसरे विभाग में जाने की चेष्टा नहीं की। पंडित जी जो अब तक अपने कार्य से, अपने अध्यापन कार्य से खुश नहीं थे, उन्हें हमेशा खिन्न भाव रहता था कि वह सुख सुविधा का भोग नहीं कर पा रहे हैं। आज उन्हें इस बात की खुशी थी, इस बात का गर्व था कि वह एक शिक्षक थे। क्यों? क्योंकि वह शिक्षक होने का गर्व उन्हें आज प्राप्त हुआ, महत्व आज ज्ञात हुआ। मुंशी जी के जान पहचान वाले भी मिले, दरोगा जी के जान पहचान वाले भी मिले रास्ते में, लेकिन उन्होंने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? और जब पंडित चंद्रधर जब पंडित चंद्रधर के जान पहचान वाले पंडित चंद्रधर का जो शिष्य था वो उन्हें मिला, तो उन्होंने उन्हें कितना आदर दिया, यह देखकर पंडित जी एकदम उनकी आत्मा एकदम भाव विभोर हो गई। उन्हें अपने कार्य पर गर्व महसूस होने लगा, अपने शिक्षक होने पर गर्व महसूस होने लगा, और इसके बाद वे कभी भी दूसरे विभाग में जाने की उन्होंने कोशिश नहीं की। तो यहाँ हम लोग इस कहानी के माध्यम से हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग दूसरों के साथ जिस तरह का व्यवहार करेंगे, दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसीलिए सबके साथ उदारता का व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। कभी भी उनको लूटने का या उनसे रिश्वत लेने की या उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।